नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे और पॉलिटी विषय में हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें देखा था कि भारत की या भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग आगे बढ़ते हुए जो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान की जो पहली जो मुख्य विशेषता थी वो थी सबसे बड़ा और लिखित संविधान। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? विदेशी स्रोत, अर्थात हमने किन किन देशों से क्या 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 लिया था। और जो अगली विशेषता होगी वो होगी नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अच्छा, मैंने बोल तो दिया कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नम्यता और अनम्यता अर्थात नम्य और अनम्य होता क्या है। नम्य मतलब होता है लचीला, नम्य मतलब होता है लचीला, और अनम्य का मतलब होता है कठोर। अनम्य का मतलब होता है कठोर। अब देखो भारतीय संविधान कैसे नम्य और कैसे अनम्य है। नम्यता का मतलब होता है लचीला, अर्थात भारतीय संविधान में विधान संशोधन के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमको ब्रिटेन के संविधान में भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संविधान में हम लोगों को नम्यता देखने को मिलती है। ब्रिटेन का संविधान, सबको पता है कि ब्रिटेन का संविधान एक लिखित और विकसित संविधान है। और अलिखित और विकसित संविधान की विशेषता यही होती है कि उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अलिखित होती हैं। कैसी होती है? अलिखित होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि लिखित संविधान पूर्णतः लिखित ही हो और अलिखित संविधान पूर्णतः अलिखित ही हो। उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज को भी जरा समझेंगे। लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान का जो 60 to 70% जो हिस्सा होता है वो लिखित होता है। 60 to 70% जो पार्ट होता है वो लिखित में होता है, या कह सकते हैं कि अधिकांश भाग लिखित होता है और थोड़ा बहुत जो भाग होता है वो क्या होता है? अलिखित में होता है। और जो अलिखित संविधान होता है उसमें क्या होता है? अलिखित संविधान में लगभग 30 से 40% पार्ट 30 से 40% पार्ट जो होता है वो लिखित फॉर्म में होता है और बाकी क्या होता है? अलिखित होता है। लिखित अलिखित में एक अंतर यह भी होता है, जो लिखित संविधान होता है वो निर्माणाधीन संविधान होता है, अर्थात उसका निर्माण किया जाता है किसी संविधान सभा द्वारा, किसी सम्मेलन द्वारा। और जो अलिखित संविधान होता है वो उसका निर्माण नहीं होता है, वो एक विकसित संविधान होता है, अर्थात उस कंट्री की जो पुरानी रीति रिवाज होती है उन्हीं के आधार पर नियम कानून आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नम्यता और अनम्यता। ब्रिटिश संविधान नम्यता का उदाहरण है, क्योंकि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का जो संशोधन होता है उसे हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। लेकिन अनम्यता की बात करें तो अनम्यता का कॉन्सेप्ट हमको अमेरिकी संविधान में दिखाई पड़ता है। अमेरिका के संविधान में क्या होता है? अमेरिका के संविधान इतना कठोर है, इतना अनम्य है कि इसमें कोई भी संविधान संशोधन इजिली से हम नहीं कर सकते हैं। उसका बहुत बड़ा और एक कठिन प्रोसेस होता है। और जो भारत है, भारत ने क्या अपनाया? भारत ने नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण एक्सेप्ट किया। भारत ने नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण लिया। भारत में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें हम साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें हम साधारण बहुमत से नहीं कर सकते हैं। कैसे समझो? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया है? देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दो प्रकार के संविधान संशोधनों का वर्णन मिलता है। नंबर 1 होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। एक क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन।
अच्छा, विशेष बहुमत होता क्या है देख लेते हैं। जो विशेष बहुमत होता है वो संसद में या सदन में सदन के कुल सदस्य और सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 भाग, सदन में उपस्थित या सदन के कुल और उसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3 ये क्या हो गया, विशेष बहुमत हो गया। ठीक है, अब जब इस वाले में आएंगे तो इसमें क्या हो गया, प्लस 1/2, 1/2 क्या स्टेट, इसमें क्या होता है, हमें 2/3 बहुमत तो ये वाला चाहिए होगा, उसके अलावा एक आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया किसका, अनम्यता का। अब हम लोग देखते हैं नम्य में क्या है। नम्य में क्या है, नम्यता में क्या आता है, नम्यता में हम लोग साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत में सिर्फ 2/3 चाहिए हमको, क्या चाहिए, सिर्फ 2/3 चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि उपस्थित और सदन के कुल सदस्य और उपस्थित, ऐसा कुछ नहीं, हमको आधे से अधिक वोट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, आधे से अधिक वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, आते हम लोग एक चीज देख, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 368 हो गए। ठीक, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के संविधान संशोधनों का वर्णन किया गया है, या भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग कितने प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं। जब इस टाइप का प्रश्न बने तो आंसर क्या जाएगा, 3, क्या रहेगा, 3। ठीक, अब जो फंसाने वाली चीज होती है, जहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा, वो ये होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के संविधान संशोधनों का वर्णन देखने को मिलता है। तब क्या आंसर लगाएंगे, 2। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के, और संविधान में टोटल 3 प्रकार के संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता की अगर हम बढ़े तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। देखते हैं इसके बारे में भी। संसदीय शासन प्रणाली, हम लोग जानते भी होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश अक्सर प्राय जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें हम लोगों को संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है अधिकतम देशों में। ठीक, तो संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या क्या जरा देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो देश का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। या हम कह सकते हैं कि इस संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत दल की सत्ता होती है। क्या होती है, बहुमत दल की सत्ता होती है। उसके बाद बहुमत दल की सत्ता होती है, फिर इसके बाद विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। तो विधायिका के समक्ष जो कार्यपालिका की जवाबदेही होती है वो कैसी होती है, जब समझते हैं। जब भी विधायिका में किसी कानून का निर्माण किया जाता है, जब भी विधायिका में किसी कानून का निर्माण किया जाता है, और अगर उस कानून का ठीक से क्रियान्वयन ना हो पाए, कुछ कमियां रह जाए, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यपालिका को लेनी होती है। किसको लेनी होती है, कार्यपालिका को लेनी होती है। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली की जो एक अन्य विशेषता होती है वो होती है निचले सदन का विघटन। क्या, निचले सदन का विघटन। भारत में निचला सदन कौन सा है, लोकसभा। कौन सा है, लोकसभा। और आप सबको पता भी होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, या उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। वही राज्य स्तर पे क्या होती है, विधानसभा। सेम, केंद्र में लोकसभा होती है और राज्य में विधानसभा होती है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ लिया, संसदीय शासन प्रणाली। अगली इसकी जो विशेषता है वो है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। क्या, स्वतंत्र
एवं एकीकृत न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र है। उस पर किसी भी राजनीतिक दल का दबाव नहीं होता या किसी अन्य संस्था का दबाव नहीं होता। वो अपने सभी निर्णय बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक लेती है। ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी के दबाव में। एकीकृत न्यायपालिका से क्या मतलब है? जो भारत की न्यायपालिका है वो एकीकृत कैसे है, समझते जरा इस चीज को। एकीकृत से मतलब होता है सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह पे आके सीमित हो जाना। तो वो कैसे होता है? भारत में एक जो सबसे उच्च न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे आती है उच्च न्यायालय जो राज्य में होते हैं। क्या आते हैं? उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं? जो राज्य में होते हैं। उसके बाद आता है जिला अदालतें। उसके बाद आती हैं जिला अदालतें। तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम समझ सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत कैसे है। कोई भी अगर केस या मुकदमा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हारने वाला संतुष्ट नहीं है तो वो इसमें अपील करता है। इसके बाद इसमें सुनवाई होगी, इससे भी, इसके निर्णय से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो यहाँ जाता है। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। और अगर यहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो जो इसका निर्णय होगा वो क्या होगा? सर्वमान्य होगा। आपको इसका निर्णय मानना पड़ेगा। ठीक। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में क्या क्या है जरा देख लेते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी मैं जब आप लोगों को विदेशी स्रोत पढ़ा रहा था तब बताया था कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया उन्होंने? एकल नागरिकता ली। एकल नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटिश संविधान से ली। एकल नागरिकता होती क्या है? एकल नागरिकता से मतलब होता है एक नागरिकता। क्या होता है? एक नागरिकता। अर्थात भारत में एकल नागरिकता से मतलब सिर्फ एक नागरिकता है, वो भी क्या? भारतीय। भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत में कहीं भी रहने वाले, चाहे वो उत्तर भारत में रहता हो, चाहे दक्षिण भारत में रहता हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में रहता हो, उसके पास सिर्फ आपको एक ही नागरिकता मिलेगी। वो क्या होगी? भारतीय। क्या होगी? भारतीय। इससे पहले जब धारा 370 नहीं हटी थी तब दो नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। ठीक। इसके विपरीत हम लोगों को ब्रिटिश संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। ब्रिटिश संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। कैसे? इस चीज को वजह समझेंगे। जैसे सपोज दैट ये एक बंदा है, ये एक बालक है, ये कहाँ रहता है? अमेरिका का एक स्टेट है वाशिंगटन। वाशिंगटन में रहता है। ये क्या स्टेट है? एक स्टेट ही तो है वाशिंगटन। ठीक। और वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में तो है। तो इस व्यक्ति के पास एक तो वाशिंगटन की नागरिकता होगी। कहाँ की नागरिकता होगी? वाशिंगटन की होगी। और दूसरी कहाँ की होगी? यूएसए की होगी। तो इससे इसको क्या होगा फायदा? इससे इसको दोहरा लाभ मिलेगा। एक, वाशिंगटन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ, जिस स्टेट में रह रहा है उस स्टेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ। और दूसरा, जिस देश में रह रहा है मतलब यूएसए द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ ये व्यक्ति उठाएगा। ये तो दो ही नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है? भारत में एक ही नागरिकता चलती है। और वो क्या चलती है? इंडियन। कौन सी? इंडियन या भारतीय। ठीक है। आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाए, आपसे पूछे कहाँ के निवासी हैं तो आप बताएंगे भारतीय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है वो क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। क्या?
सार्वभौमिक मताधिकार। अच्छा, हम जरा इसके बारे में देखें, नागरिकता का प्रावधान लोगों को कहाँ का देखने को मिलता है, तो भारतीय संविधान का भाग 2, क्या भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान मिलता है, और भाग 2 के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहाँ अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। अब हम लोग भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार, उसको देख लेते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो जड़ें होती हैं या उसका जो आधार होता है वो क्या होता है, मताधिकार होता है। जहाँ पे नागरिकों को मत का अधिकार नहीं है वहाँ का देश लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। एक सार्वभौमिक मताधिकार से मतलब कि एक निश्चित आयु, जिस आयु से व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान होता है वो होता है सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, क्या 21 वर्ष। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस मूल संविधान में मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी की गई थी, 21 वर्ष। मूल संविधान में कितनी जायज की गई थी, 21 वर्ष। लेकिन निर्वाचन आयोग ने मताधिकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए 61वां संविधान संशोधन करवाया। कितना, 61वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1988 में। भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है, 1988 में होता है। उसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो मताधिकार की उम्र थी इसको घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष। कितना कर दिया, 18 वर्ष, जो आज भी प्रचलन में है। तो आप सभी लोग भी अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो अपना अपना वोट बनवा लें, जिससे आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन सके। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है उसकी विशेषता क्या है, देखते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। क्या, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। यूपी SSC पीईटी के सिलेबस में ये वाला टॉपिक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था अलग से एक टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसका जो मेन पॉइंट है तो वो देख ले रहे हैं, बस देखते हैं। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली पहले होती क्या है, सबसे पहले देखते हैं ये विचारधारा कहाँ से आई। ठीक, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो थी वो हम लोगों ने किसी अन्य देश या विदेशी से, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो थी ये हम लोगों ने किसी भी विदेश से नहीं ली, किसी भी देश से नहीं ली। ये हम लोगों की अपनी देसी प्रणाली है और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। किससे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। भारत में क्या था, भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली थी, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली थी या द्वैध शासन प्रणाली थी। द्वैध शासन प्रणाली में क्या था कि दूर दराज के जो गांव थे उनमें सरकारी सुविधाओं का लाभ ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था। उन्हीं सरकारी सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना की। उसके लिए हमने बहुत सारी समितियों का आयोजन किया, बहुत सारी समितियां बनाई। उनमें से जो एक मुख्य समिति निकल के आई बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति आई। हम लोगों को इसकी जो इस समिति की जो सिफारिशें थी, इस समिति ने जो प्रावधान किए वो हम लोगों को काफी पसंद है और इसी समिति की सिफारिश पर हम लोगों ने भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना
की। उसके लिए हम लोगों के भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करने पड़े थे। वो संशोधन क्या क्या थे देख लेते हैं। सबसे पहला संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान हुआ 1992। उसी साल एक और संविधान संशोधन किया, 74वां संविधान संशोधन 1992। इनके प्रावधान क्या थे? 73वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने भाग 9 जोड़ा। क्या जोड़ा? भाग 9। और 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 का जोड़ा। क्या जोड़ा? भाग 9 का। और अनुसूची 12 को जोड़ा, जिससे भारतीय संविधान में नगर पंचायतें और नगर पालिका का प्रावधान आया। ठीक। अच्छा, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में शासन के 3 स्तर कौन कौन से थे, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में शासन के जो 3 स्तर बनाए गए थे देखते हैं। एक स्तर था जिला स्तर पर, एक था हमारा क्षेत्र स्तर पर, और एक था ग्राम स्तर पर। कौन सा? जिला स्तर, क्षेत्र स्तर और ग्राम स्तर। इनकी जो पंचायतें थी उनको कहा जाता था जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अब जो इसका जो विस्तृत अध्ययन है, हम लोग इस टॉपिक पे जब पहुंचेंगे उस पर उसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जो अगला लेक्चर होगा वो हम लोग पार्टिकुलर संविधान पर पहुंच जाएंगे, पॉलिटी पहुंच जाएंगे और अच्छे से आगे अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।